बड़े शर्म की बात है कि इस मुल्क में मनुवादियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिनके लिए बाबा साहब लड़ करके चले गए, अपने परिवार का बलिदान दे करके चले गए, आज वो समाज इस मुल्क में 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा परिवार खपा दिया। बैरिस्टर बन करके वे विदेश में भी शिफ्ट हो सकते थे, बड़ा कारोबार कर सकते थे, बड़ा पेंशन ले सकते थे, लेकिन उन्हें वो ना करके अपने लिए, हमारे लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आज उस महापुरुष की 132वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं, लेकिन 131 जयंती मना करके हमने क्या लिया? आज कुछ लोग ऐसा लिख करके भेज रहे थे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना किया, कि आप थे इसलिए हम हैं, ऐसा लिखा कि आप थे इसलिए हम हैं। देशराज जी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, लेकिन ये नहीं लिखा कि अगर आप ना होते तो हमारा हाल क्या होता। मैं थोड़ा पीछे आपका लेकर के चलूंगा हिस्ट्रिकल सिस्टम में, कि जब हम आप आजादी से पहले लगभग 70-75 साल पहले, उस समय का दौर अगर हम देखें, खास तौर से SC ST OBC के लिए, कि हमारे लोगों को मटका तो क्या तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था वो लोग क्या करते भाई? इसलिए ये बात आज कह रहे हैं कि आप थे इसलिए आज हम हैं। हमारे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये काम मनुवादी व्यवस्था का दिया हुआ नहीं है, ये काम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान का अधिकार का आज रिजल्ट है कि हम इकट्ठा हो रहे हैं। आर्टिकल 19 संविधान में लिख करके रखा कि आप लोगों को संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। कितनी बड़ी पावर दी। आर्टिकल 339, 40, 41, 42 SC ST OBC मैंने सब लोगों को अधिकार दिए, लेकिन लोग जानते नहीं। सबसे बड़ा मजबूत अधिकार दिया आप लोगों को वोट देने का अधिकार, वरना ये लोग 1918 में साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आया, अंग्रेजों ने हमारे लोगों को अधिकार देने के लिए कुछ एक रूपरेखा बनाई। साउथ ब्यूरो कमीशन आकर के रिप्रेजेंटेशन के रूप में SC ST का रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके पास में गए। उन्होंने अपने समाज के विषय में उन लोगों से बात की कि हमारा समाज अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है और जानवरों के समान हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। OBC का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भास्कर राव जाधव, जो छत्रपति साहू जी महाराज थे, पूज्य राजा थे कोल्हापुर के, उन्होंने अपना प्रतिनिधि के रूप में भास्कर राव जाधव को साउथ ब्यूरो कमीशन के पास भेजा। मुसलमानों का रिप्रेजेंट करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना आए, उन्होंने अपने मुसलमानों का पक्ष उनके सामने रखा। लेकिन तभी ब्राह्मणों को लगा कि इतनी बड़ी आफत आ जाएगी, अगर इन सब लोगों को अधिकार मिल गए तो तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। हमारा मकसद इस मुल्क के भोले भाले लोगों को भटका करके इनके ऊपर राज करना है, न कि इन लोगों से अधिकार देना। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अधिकार ना दिया जाए, वोट डालने का अधिकार इन लोगों से ना दिया जाए। अगर वोट डालने का अधिकार इन लोगों से मिल गया तो ये अपने लोगों को चुन करके संसद में भेजेंगे। जब वोट डालने का हमें अधिकार नहीं था तो कोई भी आ जाए संसद में बैठ जाएगा। लेकिन बाबा साहब उसके लिए लड़े। उन्होंने कहा हमारे लोग अनपढ़ हैं, अनपढ़ लोगों को किसी भी तरीके से अगर वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा तो जब ये हर 5वें साल वोट डालने के लिए जाएंगे तो कभी ना कभी इन्हें एहसास होगा, ये लोग जाग जाएंगे कि हम वोट क्यों डाल रहे हैं। जब हम वोट डालना जानते हैं तो क्या हम चुन करके आना नहीं जानते? ऐसे अधिकार उन्होंने मांगा। उन्होंने सेपरेट लोकटेक की मांग करी। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो हमारी पार्लियामेंट में 131 सांसद SC ST के कोटे से रिजर्व कोटे में चुन करके जाते हैं। लेकिन गांधी नाम का अजगर जब इन लोगों ने लगा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैरिस्टर थे, विदेश में पढ़कर आए थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, सिंबल ऑफ नॉलेज इनका नाम विदेश ने दिया, बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, इनके तर्क किसी के पास काट नहीं थे। तो जब ही इनको ब्राह्मणों को याद आया कि गांधी नाम का एक बैरिस्टर है, उसे बुला कर आए। गांधी साउथ अफ्रीका में था, उसका भारत से हमारे लोगों से कोई लेना देना नहीं था।
अभी गांधी को लेकर के बाबा साहब के आगे रिप्रेजेंट कर दिया। गांधी ने एक झटके में लगा के बाबा साहब के तो क्या तू पैरों की धूल भी नहीं उसके 1% भी नहीं उसके बाबा साहब का तो मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो फिर भागा गया ब्राह्मण के पास में। उन्होंने कहा भाई बाबा साहब का सामना करना मुश्किल है, उसके इतने खतरनाक तरह है कि उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई गधे तू खड़ा रहो, गांधी से कहा कि गधे तू खड़ा रहो, हम पूरी मीडिया तेरे पीछे लगाऊंगा, तुझे इतना बड़ा मान कर देंगे कि गांधी कहते बाबा साहब के सामने बहुत छोटा लगेगा। ऐसा षड्यंत्र समाज में बाबा साहब के साथ किया गया। उधर एक बड़ी व्यवस्था अंग्रेजों की थी, उधर एक बड़ी व्यवस्था मनोवादियों की थी, और अकेला शेर लग रहा था। अपना परिवार नहीं देखा, हमें अधिकार देने के लिए अपना परिवार सब खा दिया। कितना हम कर्ज उतार सकते हैं उस व्यक्ति का हम 100 बार जन्म ले तो भी उसका कर्ज नहीं उतार सकते। आज एसटी के लोग, आज ओबीसी के लोग आज समझते हैं कि बाबा साहब तो चमारों के लिए काम करके चला गया। क्या ओबीसी के लिए उन्हें कोई काम नहीं किया? मैं तो ओबीसी हूं, मैं तो एससी नहीं। क्या आदिवासी के लिए उन्हें कोई काम नहीं किया? क्या उन्हें माइनॉरिटी के लिए काम नहीं किया? सब लोगों के लिए लड़ करके अधिकार दे करके गए। क्या वो डालने का अधिकार खाली एससी समाज का है? एससी समाज को डालने का अधिकार है क्या? ओबीसी को भी अधिकार दिया, उन्हें माइनॉरिटी को भी अधिकार दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या व्यवस्था बनाई कि वो सब एससी समाज के लिए दिया। बाबा साहब अम्बेडकर मूल निवासी बहुजन समाज के एक नायक थे, महानायक थे, और उन्होंने एक समाज के लिए नहीं सर्व समाज के लिए काम किया। खास तौर से वो जो दबा कुचला वर्ग था, जिसे एससी एसटी ओबीसी के रूप में आज रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी संख्या समूह में 85% है, उसके लिए काम करने का काम उन्होंने किया। क्या जरूरत थी उन्हें ऐसा करने की? वो तो पढ़े लिखे वरिष्ठ थे, 32 भाषा का ज्ञान उन्हें था, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी उन्हें का सम्मान करती थी। लेकिन उन्हें पता था अगर मैं वहां शिफ्ट हो गया तो हमारे लोगों को ये लोग गुलाम बना करके रखेंगे, और आजादी के बाद भी ये लोग गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। आज संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। आज भी इस देश के 94% जमीन पर 57% पैसों पर 29% लोगों को कब्जा है। 15% लोग 94% जमीन को दबाए बैठे हैं, और जो 85% लोग हैं आज भी 90% लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। अगर पूर्ण संविधान लागू हो गया तो इस मुल्क में सब लोग एक समान होंगे, सब लोगों के पास में जमीन होगी, साधन होगी, संसाधन होंगे। जैसा बौद्धिस्टों के राज में ये देश संपन्न था, उसी प्रकार से आज भी देश संपन्न हो जाएगा। लेकिन साथियों, इसके लिए जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। मैं तो बामसेफ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। धन्यवाद देता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का, धन्यवाद देता हूँ काशीराम साहब का, उन्हें बामसेफ हमारे लिए बना। अगर काशीराम जी ना होते तो आज ना बामसेफ होता, ना हम लोग यहाँ बैठ करके मीटिंग करते। हमारे लोगों के पास तो कोई जरिया ही नहीं था। किस विषय में बात करते? बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान सही तरीके से लागू ना कर पाए तो हमारे समाज के लोग दलाल और भड़वे के रूप में इन लोगों की दलाली करेंगे। आज क्या हो रहा है? कहने के लिए हमारे समाज से लोग चुन करके जाते हैं, लेकिन संसद में जब जाकर के वो हमारे समाज के विषय में नहीं बोलते हैं तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। एक इधर हाथरस जिले में कांड हुआ, उन्नाव जिले में कांड हुआ, हमारी बेटियों को बहुत बुरी तरीके से सेग्रीगेशन करके चला गया। बदकिस्मती से हाथरस का सांसद एससी का है, हमारे समाज का है, लेकिन उसके मुंह में दही जम गई। उसके मुंह से एक बात नहीं निकली कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, उस परिवार के साथ क्या घटना हो रही है। वो कड़ा सांसद, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। क्या करें नेता होगा, क्या करें उस रिप्रेजेंटेशन का? हमें खुद निर्णय लेने होंगे, खुद आगे चलना होगा। ये लोग ईवीएम लगा करके, दूसरी चीज लगा करके हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं, हमारे इस वोट के अधिकार का दफन किया जा रहा है। साथियों, 2004 में चुनाव हुआ लोकसभा का, पहली बार ईवीएम से चुनाव हुआ। ब्राह्मणों ने लगा कि जब काशीराम ने आंदोलन चलाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा काशीराम जी ने बुलंद किया, और ये नारा इतना पॉपुलर हुआ कि मनीवादियों की नींव हिल गई, झूले हिल गई। इन्हें लगा कि बहुत जल्दी बहुजन समाज दिल्ली में दस्तक देगा और अपना जो खोया हुआ अधिकारों से प्राप्त कर लेगा। जब ही ब्राह्मणों में हलचल पैदा हुई और अभिषेक मनु सिंघवी नाम के ब्राह्मण ने संसद में प्रस्ताव रखा कि ईवीएम लाया जाए। इंदिरा गांधी ने मांग करी और अटल बिहारी नाम के सांसद, ब्राह्मण सांसद ने उसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया, अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के ईवीएम लेकर के आए। 2004 से पहले क्या था कि हमारे लोगों के बगैर सरकार नहीं बनती थी। ब्राह्मण डर गए और ब्राह्मणों ने एकदम से चेहरा बदल दिया। इन्होंने कहा कि भाई अपने आप प्रधानमंत्री ना बनो। उससे पहले क्या था? जवाहरलाल नेहरू, उसके आगे दूसरा पंडित, उसके आगे इंदिरा पंडित, उसके बाद राजू पंडित, अपने अपने मित्र बन के बैठ जाते थे।
काशीराम की जागृति का फर्क हुआ, इन्होंने लगा कि हम ब्राह्मण चेहरा बन के बैठे रहेंगे तो इन लोगों के अंदर जागृति आ जाएगी, लोग बगावत कर देंगे। फिर इन्हें रूट बदला। रूट बदलने पर 2004 में सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये प्राइम मिनिस्टर बनाया। 10 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। 10 साल के बाद असली पावर इन लोगों के पास में रहती है। ये लोग चेहरा रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भले ही कोई भी था, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह सरदार थे, दूसरे लोग थे, लेकिन उसके जो पीछे पावर काम कर रही थी वो बनुवादियों की पावर थी, वो ब्राह्मणों की ताकत काम कर रही थी। क्या आप मानते हैं कि सरदार मनमोहन सिंह परमानेंट प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री सिर्फ चेहरा मनमोहन सिंह जी थे, उसके पीछे जो काम कर रही थी ब्राह्मण लोग ही काम कर रही थी। कई बार हमने देखा कि आप बीजेपी वाले प्रवक्ता बोले थे कि लोकसभा में कोई विधायक पारित करा, वो राहुल गांधी ने पाड़ कर फेंक दिया। मतलब सुप्रीम पावर राहुल गांधी के हाथ में थी, यानी ब्राह्मणों के हाथ में पावर थी। उसके बाद 2014 में मोदी नाम का आदमी इन्होंने रिप्रेजेंट करा। क्या मोदी रियल प्रधानमंत्री है? ये लाइव चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मोदी मुखौटा है, असली ताकत आरएसएस के हाथ में है। और जब असली ताकत आरएसएस के हाथ में है, यानी ब्राह्मणों के हाथ में देश की पावर है। आरएसएस का भी चीफ मोहन भागवत है, वो ब्राह्मण है, चीफ पावन ब्राह्मण। एक कश्मीरी ब्राह्मण, दूसरा साउथ का चीफ पावन ब्राह्मण। एक ब्राह्मण जाएगा, दूसरा ब्राह्मण आएगा। क्या इस व्यवस्था के लिए बाबा साहब लड़े थे? बाबा साहब इस व्यवस्था के लिए लड़े थे कि हमारे लोगों का राज होगा, जब 85% लोग जाग जाएंगे, अपने राज पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन 70-75 साल के बाद, 78 साल के बाद आज ये हाल है कि एक ब्राह्मण जा रहा है, दूसरा ब्राह्मण आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विचारधारा में फर्क है। लेकिन एक हिदायत वो जाते जाते देकर के गए थे कि साथियों, अगर मेरे मिशन को आगे नहीं लेके जा सकते तो इसे पीछे भी मत रखिएगा। इसे स्थिर करके रखना, वहीं रोक के रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे आगे बढ़ा।